लेडीज को, घर में फीमेल्स हैं, उनको अक्सर कमर का दर्द होता है, मगर वो 2-3 घंटे डेली है, तो उस सिचुएशन में किस लेवल पे आके दिखाना चाहिए? देखिए, यदि उसको 3 महीने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, तो एक क्वालिफाइड पेन फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको कंसल्ट करना चाहिए। ऐसा एक तो समाज के अंदर भी बड़ी एक धारणा सी बना रखी है, मैंने या मेरे मोहल्ले में या मेरे बराबर। गाँव में एक देखे अब तक जितनों ने भी इलाज हाँ। करवाए हैं, वो सब के सब बेड रिडन है, ऐसा नहीं है। तो मेरे पास जो पेशेंट आता है ना, जैसे सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड, क्योंकि स्पाइन इज अ वास्ट स्ट्रक्चर, ये सर्वाइकल स्पाइन है, डोर्सल स्पाइन है, लंबर स्पाइन है, लेकिन कॉमनली जो प्रॉब्लम आती है, जो दर्द की जो मेन समस्या आती है सर्वाइकल स्पाइन, जिसे हमें वो कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, हमें हर चीज को गर्दन में दर्द आ गया स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, है ना, कमर में दर्द आ गया स्लिप डिस्क हो गई, ऐसा नहीं होता। नमस्कार, आज के स्पीकिंग रूट्स के इस एपिसोड में स्वागत है आपका। और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर संजय शर्मा जयपुर से, और अक्सर लोग इन्हें दर्द में याद करते हैं। सर, अपने बारे में कुछ बताइए, और मैं चाहता हूं कि आप खुद अपना इंट्रोडक्शन दें और आपकी जर्नी कैसी रही इन टर्म्स ऑफ लाइफ। कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कैसे आप डॉक्टर बने? मुझे लगता है कि लोगों की जर्नी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिलता है उससे कि आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। जैसे कि आजकल लोग सोचते हैं कि मैंने ये कोई भी कोर्स कर लिया है, कोई भी चीज़ कर लिया और मैं तुरंत उस लेवल पे पहुँच जाऊँ जो एक आदमी 10 साल, 20 साल में पहुँचना चाहता है। और आजकल का थॉट भी वैसा ही चल रहा है। बेसिकली मेरी जो पैदाइश है अलवर राजस्थान के अंदर से एक ज़िला है, ठीक है, वहाँ मैं पैदा हुआ और वहीं मैंने मेरी स्कूलिंग की और गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा, वैसे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा। सारा कुछ करने के बाद में व्हेन आई कंप्लीटेड माय 12th, राइट, तो उस ज़माने में पीएमटी एक एग्ज़ाम होता था, तो उसमें बहुत कम बच्चे सेलेक्ट हुआ करते थे। डिस्ट्रिक्ट में से ही 2 या 3 बच्चे होते थे, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। टफ कंपटीशन था, पूरे राजस्थान में लिमिटेड सीट होती थी उस ज़माने के अंदर। मेडिकल कॉलेज भी 5 ही थे, नेगेटिव मार्किंग भी होती नेगेटिव थी। मार्किंग होती थी, मेडिकल कॉलेज भी कुल मिला के 5 ही थे। तो वही सब जानते थे कि एसएमएस में मिल जाए, अजमेर में है, जोधपुर के अंदर से है। तो ये सारे एक आपकी ज़िंदगी के अंदर से मोटो रहता है कि ये मुझे ये कुछ करना है। क्योंकि जब बायोलॉजी लेता है तो एक स्टूडेंट उसके सामने रहता है कि मुझे एक डॉक्टर बनना है ना? आज के ज़माने में और उस ज़माने में ज़मीन आसमान का अंतर है ना? सोच भी अलग है, मेहनत भी अलग है, कंपटीशन भी अलग है, सारा कुछ अलग है। तो जब वो हमने कंपटीशन दिया तो उसके अंदर से मेरी अच्छी वाली रैंक आ गई थी और उस रैंक के साथ-साथ में फिर मैंने ऑप्शन में अजमेर मेडिकल कॉलेज है, जीएलएन मेडिकल कॉलेज, उसको 1985 में एंट्री हुई थी मेरी। फिर 90 के अंदर से मैं वहाँ से पास आउट हो गया। 1 साल हमारा इंटर्नशिप होता है, तो 91 में मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई। तो फिर वापस जाके मैं अलवर पहुँचा हूँ और इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ तो फिर नए-नए ऑप्शन आते हैं, सरकारी नौकरी कर लो, एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि उस ज़माने में सरकारी नौकरी को ज़्यादा वो दिया जाता बजाय पढ़ाई के, कि जितना जल्दी हो कि आप लग जाओ। कमाने लग जाओ उस चीज़ के अंदर से। कोई बात नहीं, तो फिर उसके बाद में क्योंकि कंपटीशन के साथ में आपको पूरा डेडिकेशन में जाना पड़ता है, तो मैंने ऑप्शन में ये लिया कि पहले सरकारी नौकरी कर ली जाए। तो एक बहुत छोटी-सी जगह है वहाँ पे अलवर के अंदर से, वहाँ मेरी एज़ ए मेडिकल ऑफिसर पोस्टिंग हुई है। तो वो अकेला ही डॉक्टर होता है, वही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, 4-5 आदमियों का स्टाफ होता है। तो तकरीबन जो सफ़र चला मेरा 2-3 साल तक चला इसके अंदर से, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से ही वो लगा। तो उससे मुझे एक ग्रास रूट लेवल का एक्सपीरियंस मिला कि एक बंदा जो गाँव का बंदा होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है और उसकी क्या हालात होती है और किन हालातों से गुज़रता है और ट्रीटमेंट के लिए किस तरह से सफ़र करता है। उसके लिए तो एक तहसील लेवल का ही ट्रीटमेंट बहुत महँगा हो बहुत जाता महंगा है। है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का उसके समझ से बाहर हो जाता है, कोई बड़ी बीमारी होती है तब जाता है। तो वो सारा एक्सपीरियंस जो मुझे मिला, करीब 4-5 साल के करीब मैंने ये सारा कुछ किया। तो फाइनली फिर मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होके भरतपुर चला गया। तो भरतपुर में भी मेरा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, तो मैंने बीच के अंदर से ही जो अपोलो हॉस्पिटल है चेन्नई, वहाँ गया था। उस टाइम अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग होती थी, तो क्योंकि उस टाइम रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं हुआ करते थे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी भी डॉक्टर को वो भेज देते थे, वो ट्रेन करके आ जाता था। तो तकरीबन 2-3 साल का जो मेरा सफ़र था, वहाँ मैंने सोनोग्राफ़ी किया, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी था, फिर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर से था। तो दिन-रात हम इसी चीज़ के अंदर से
जनरल ड्यूटी डॉक्टर भी बन जाते थे, कभी टीबी का डॉक्टर हो जाता है, रात को वही इमरजेंसी का डॉक्टर हो जाता है। तो एक बड़ा कॉकटेल सा एक्सपीरियंस हो जाता है उसको। मेडिसिन की भी नॉलेज आ नॉलेज जाती है, आती है। सर्जरी की भी आ जाती है, ऑर्थो की भी आ जाती है, इमरजेंसी की भी आ जाती है। तो ये जिंदगी के अंदर से सारे एक्सपीरियंस आपके साथ में जुड़ते चले गए। फिर 2000 के अंदर से तो मैंने जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम होता है ना, स्टेट लेवल का ही होता है, तो वो एग्जाम दिया, मैं उसमें पास हो गया। अब उसमें हमें ऑप्शन में बहुत सारी, क्योंकि मेरी मेरिट अच्छी वाली थी, तो मैं किसी भी वैसी वाली ब्रांच में जा सकता था। लेकिन मैं सोनोग्राफी करता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एनेस्थीसिया ले लिया जाए। तो एक काम दोनों एक ही अस्पताल में सारा का सारा हो जाएगा, कहीं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के सारा काम ही हो जाएगा। तो मैंने फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आ गया था मैं। तो फिर 2000 से 2002-3 तक मैं यहाँ पे रहा। 3 के अंदर से जैसा कंप्लीट होता है, फिर अगेन यू हैव टू एंटर इनटू द गवर्नमेंट सर्विस। तो मेरी जो सरकारी नौकरी थी वो एसएमएस में ही लग गई। एसएमएस में जो हमारा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है, पेन मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, उसी के अंदर से मैंने काम किया। फिर फॉर्चुनेटली मैं रजिस्ट्रार मेडिकल काउंसिल के लिए भी नॉमिनेट कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो करीब 2004 से 2007 तक मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे करना, क्या करना, डॉक्टर्स की क्या प्रॉब्लम है, सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम है, उनकी लिटिगेशंस हैं, उनको कैसे मैनेज करना, ये सारा मतलब जो मेडिकल काउंसिल होती है वो पूरा रेगुलेटरी बॉडी होती है। तो उसमें रजिस्ट्रार इज अथॉरिटी, राइट। उसको पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है, किसी हॉस्पिटल पे पेनल्टी लगाना, डॉक्टर को करना, वो सारे केसेस, वो टोटली एंटायरली जस्ट लाइक अ जुडिशरी। तो मैं 2007 तक मैंने उसमें काम किया। 2007 के बाद में फिर मुझे लगा कि यार इस एनेस्थीसिया के साथ में, क्योंकि जब मैं सुनता था, क्योंकि यहाँ लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी कि पेन मेडिसिन या पेन मैनेजमेंट नाम की कोई चीज होती है, हिंदुस्तान में नहीं था। तो तकरीबन मैंने यहाँ सर्च जब किया इस चीज के लिए, क्योंकि आई वाज इंटरेस्टेड इन द प्राइवेट सेक्टर, तो यहाँ हिंदुस्तान में कोई था ही नहीं जो इस चीज के लिए मुझे सिखाए कि ये पेन मेडिसिन, क्योंकि यहाँ सब एक ही दिमाग में धारणा होती थी कि पेन मेडिसिन मीन्स ब्लॉक लगाना, है ना, ब्लॉक लगा दिया, दर्द को खत्म कर दिया, वो जस्ट लाइक इंजेक्शन। लेकिन ये मेरी जर्नी ये नहीं थी, इस चीज के लिए मैं नहीं बना था। तो मैंने सोचा कि मुझे आई वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो जाके फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर से इंटरनेट पे, उस जमाने में बहुत महंगा इंटरनेट होता था और इतना पैसा भी नहीं होता था, और नहीं इतनी अब्रॉड में जाने की मेरी क्षमता थी कि मैं कैसे करता, क्या करता। तो मैंने सर्च करते करते मैं दिल्ली गया, एम्स के अंदर गया, तो वहाँ भी वही सिस्टम था। एक दो डॉक्टरों से और बात करी तो आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। फॉर्चुनेटली क्या होता है कि उसी इंटरनेट के ज़माने के अंदर से मैं इंटरनेट पे देख रहा था, तो यूएस के अंदर से एक डॉक्टर थे, डॉक्टर तारिक त्रंबू, तो उनसे मैंने बात किया। अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं उस टाइम यूएस चला जाऊं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आ सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं निकलता इस चीज़ के अंदर से। फॉर्चुनेटली उनके साथ में डॉक्टर विक्रम पटेल भी थे, तो वो दोनों डॉक्टर इंडिया आए और मैं पहली बार ही मिला था उनसे। मुझे ये भी नहीं, एबीसीडी भी नहीं पता थी क्या होती है क्या नहीं होता है। तो जब मैं उनसे मिला तो आई वाज रियली इम्प्रेस, ये चीज़ ऐसे कैसे पॉसिबल है ना, कि दर्द तो हर एक इंसान के होता है, चाहे दांत का दर्द हो, चाहे आंख का दर्द हो, चाहे हार्ट में दर्द हो, चाहे सिर में दर्द हो, चाहे पेट में दर्द हो। लेकिन हमारे सिस्टम में क्या होता है, हर दर्द के लिए एनाल्जेसिक दे दिया जाता है, उसी को ही पेन मैनेजमेंट ही समझा जाता है, जो कि सबसे बड़ी ग्लिच है इस केस के अंदर से। तो उन्होंने मुझे बोला, तो उन्होंने कहा कि आप है ना, जो श्रीनगर है हमारा, है ना, जम्मू कश्मीर श्रीनगर है, तो खैबर मेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ उन्होंने एकेडमी बनाई हुई थी इसी चीज के लिए। लेकिन वो बड़ा लिमिटेड था, उसमें स्टूडेंट बहुत अब्रॉड वाले स्टूडेंट होते थे, दे आर नॉट सपोज टू गिव एडमिशन फॉर द इंडियंस, है ना। बट फॉर्चुनेटली कि मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ एंड दे फाइंड मी अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस ट्रेनिंग, समथिंग लाइक दैट। तो देन आई वेंट ओवर देयर। तो फिर इनिशियली मैंने जब वहाँ गया, तो मुझे शुरू के अंदर से तो काफी, क्योंकि बिल्कुल अनजान सी चीज थी, एबीसीडी हमें पता नहीं था क्या था। तो लेकिन मेरी ट्रेनिंग बड़ी रिगरस ट्रेनिंग थी, है ना, थ्रू आउट डे, राइट फ्रॉम मॉर्निंग 7 o'clock से रात के 10-11 बज जाते थे मेरे को, है ना, थ्रू आउट। तो काफी मतलब बहुत सीख रहा, जिंदगी का केवल एक ही मकसद था कि मुझे किसी तरह से
कुछ ऐसी चीज चाहिए जो है ना नॉर्मल आदमी से हटके हो। हटके हो, टर्निंग पॉइंट था वो। टर्निंग पॉइंट था, या तो मैं इस रास्ते पे नीचे ही रह जाता है ना, या दूसरे रास्ते पे चला जाता हूँ। तो इस सफर के दौरान में मैंने जो 3 साल था मेरा 2007 से 10 तक का, उस ड्यूरेशन में मैं अब्रॉड गया है ना, दुबई जाता था, वहाँ पे गल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी है और कई इंस्टीट्यूशंस हैं, तो रेगुलरली मेरा उनके साथ में पूरा का पूरा, क्योंकि मेरी एक ललक थी कि कैसे तैसे मुझे सीखना। यूरोपियन डॉक्टर होते थे, कुछ अमेरिकन होते थे, जिस भी जहाँ भी मुझे ट्रेनिंग मिलती थी तो आई वॉज फॉर्चुनेटली सेलेक्टेड, और फिर मैं उसी के अकॉर्डिंगली नया नया चीज सीखा। 2010 में मैंने ऑलमोस्ट ये 3 साल का ड्यूरेशन था, मैंने काफी कुछ लर्न कर लिया। तो उन लोगों ने भी मुझे यही सलाह दिया, इंस्पिरेशन दिया था कि बेटर इंडिया में कोई ऐसे डॉक्टर्स नहीं हैं और ऐसे सेंटर नहीं है, लेकिन मेरे लिए कि एक जुआ की तरह था ये खेल खेलना, कि आप उसमें पैसा लगाओ, एक नया धर्म स्थापित करना था, है ना। किसी से यदि आप कहो कि ये पेन मेडिसिन होती है, पेन मैनेजमेंट होता है, nobody was acknowledging, even the doctors was not knowing because it was not listed in the Medical Council of India, right? It is the sub specialty in the US, right? US है हमारा, यूरोपियन कंट्रीज है, और कंट्रीज के अंदर था, इंडिया में नहीं था। तो लोग बागों को कन्विंस करना भी एक अपने आप के चैलेंज होता है। एक नए धर्म को स्थापित करने के लिए धर्मगुरु भी वैसा ही होना चाहिए उस चीज के अंदर से। तो मैंने तो अपने आप को उस धर्मगुरु की तरह से ही उसमें, तो बहुत कम, हम 5 या 6 डॉक्टर होंगे पूरे हिंदुस्तान में जो ये काम को करना जानते थे, वो किया। तो 2010 के अंदर से जब मैंने यहाँ से जो एसएमएस की जो मेरी नौकरी थी वो तो पहले ही खत्म हो गया था, तो देन आई एस्टेब्लिश माय क्लिनिक। यहाँ चक्कर क्या होता है कि पेन क्लिनिक के नाम से पूरी दुनिया में पेन रिलीफ या पेन क्लिनिक है ना, पेन क्लिनिक या पेन रिलीफ सेंटर के नाम से, चाहे आप दुबई में चले जाओ, चाहे यूरोप में चले जाओ, कहीं पे ये सब जगह, वहाँ क्या होता है, जो पेन मेडिसिन के अंदर से जो भी सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ न्यूरो सर्जन होता है, न्यूरो फिजिशियन होता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है, पीएमआर वाला डॉक्टर होता है, फिजियोथेरापिस्ट होता है ना, फिजियाट्रिस्ट होता है, सारे डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में तो नॉर्मल डॉक्टर ही मिल जाए किसी सेंटर के अंदर से, वो ही वन मैन शो होता है, एक ही डॉक्टर सब चीजों का इलाज करता है यहाँ पे। देन आई ओपन अप माय दिस सेंटर जेपीआरसी, जिसको आज हम जेपीआरसी न्यूरोस्पाइन के नाम से जानते हैं। तो मैंने उसमें लिखा था जयपुर पेन रिलीफ सेंटर। अब फिर एक वही क्वेश्चन आने लग गया, पेन रिलीफ तो बाजार में मिलती जो दवाई वो भी पेन रिलीफ वो भी होगी। तो मुझे बड़ा अजीबोगरीब चीज लगता, क्योंकि इसके अंदर से जो हमारा जो बेसिक जो ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट जहाँ चालू होता है, कि जब आपका मेडिकल ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, मेडिकल जब आपका मतलब आपकी मेडिसिन है, इंजेक्शन है, गोलियां हैं, दवाई हैं, ट्यूब है, ये सब चीजें, इनसे जब आपको आराम नहीं मिलता, तब आपका रोल चालू होता है एज ए फिजिशियन और एज ए सर्जन। तो उस वाली सीन के अंदर से जब ये सारा चीज देखा, इसके अंदर से जो मेडिसिन वाला पार्ट है, तो बड़ी दिक्कत आती थी कि मेडिसिन लिखो तो बड़ा वो लगता था, फिर तो और डॉक्टर लिख रहे हैं, तो आप में उनमें क्या डिफरेंस हुआ, सो यू हैव टू क्रिएट द डिफरेंस। तो देन मैंने इनिशियली फुल फ्लैश फॉर्म के अंदर से, मेरे जो सेंटर के अंदर से सारी वेल इक्विप्ड जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर से जो होती हैं बेसिक चीजें, आपका फ्लोरोस्कोप, ओटी सेटअप, एवरीथिंग, राइट, है ना, कुछ एडवांस मशीन्स भी थी। वो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, या तो इस पार जाएंगे या उस पार जाएंगे, या तो डॉक्टरी चलेगी या हम चलेंगे, दो ही चीज चलेगी इसके अंदर से। तो फिर मैंने जैसे चालू किया, फॉर्चुनेटली वेरी फर्स्ट डे, है ना, मुझे जो एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो मेरे साथ में जो मेरा दोस्त था तारिक, और हम दोनों ही थे, क्योंकि नई चीज को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना एक जैसे मार्केट का पार्टी कहलाता है, पूरी तैयारी के साथ आपको एकेडमिकली भी परफेक्ट होना चाहिए और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी परफेक्ट होना चाहिए। यदि आप इम्परफेक्ट हुए तो यू विल फिनिश इमीडिएटली, क्योंकि तो फिर हमने जब हमें लगा कि यस वी आर द बेस्ट, तो हमें काफी अच्छा इसका रिस्पांस आया। देन ग्रेजुअली तो टाइम तो लगता ही है इस चीज के अंदर से। फिर मैंने लोकल मतलब कैंप्स किए, अवेयरनेस के लिए किया, आर्टिकल्स वगैरह जितनी अवेयरनेस के लिए वो किया सारा कुछ। लेकिन ग्रेजुअली जो चीजें थी, उससे फायदा क्या हुआ कि लोग बागों के अंदर से जब तक आप अवेयरनेस नहीं होगी तो उनको नॉलेज भी नहीं आएगी, है ना। तो उस चीज को लोग बागों ने, मेरे जूनियर जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने भी उस चीज को अपना इंटरेस्ट आया और सीखना चालू किया। तो उसकी बदौलत हुआ कि आज इस इंडिया कंट्री के अंदर से कई, जैसे हमारे मेरे साथ के जो डॉक्टर हैं, सबने ये ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया। तो अब्रॉड के जो भी डॉक्टर्स आते हैं,
आज वो सबके अपने अपने हैं। मेरा एक अलग स्टेटस है कि मैं किस डॉक्टर को चूज करता हूँ, या कोई किस चीज में इंटरेस्टेड है, मैं किस चीज में एक्सपर्टीज हूँ, वो मेरे पास आएगा। तो ऐसे 4-5 सेंटर हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर से, जहाँ जो हमारे न्यूली जो डॉक्टर्स हैं, इसमें जो न्यूरो सर्जन होता है, न्यूरो फिजिशियन होता है, जो भी है, वो सब ये पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड पेन फिजिशियन का वो वर्क करते हैं उसके अंदर से। उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट से लेके सर्जिकल तक सारा काम होता है। ओके। है ना? इसमें ये नहीं कि केवल मेडिसिन लिख दिया या थेरेपी कर दिया या XYZ कर दिया। कंप्लीट पेन इट्स अ रिलीफ। कंप्लीट, इट्स अ राइट फ्रॉम इवन गिविंग अ मेडिसिन टू डू अ एडवांस सर्जरी। है ना? ये बहुत एडवांस चीज आ जाती है कि आज सपोज करो किसी पेशेंट को कैंसर का पेन है, तो कैंसर में मॉर्फिन हमारी दवाई होती है ना? अकेला वो मॉर्फिन की दवा से ही सही नहीं होने वाला। ऑन्कोलॉजिस्ट अपना इलाज करेगा और दूसरा डॉक्टर अपना इलाज, ऑन्को सर्जन अपना काम करेगा, पेन फिजिशियन अपना काम करेगा, वो उस चीज को, तो इट इज जस्ट लाइक अ कॉम्प्लेक्स, राइट? है ना? टीम वर्क है इसमें, वन मैन शो नहीं है कि मैंने एक गोली लिख दी और आपका ट्रीटमेंट ये, इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये सारा एक मिशन की तरह से ही चलता गया और ये लंबा कारवां चलता गया। बहुत सारे लोग डॉक्टर्स जुड़ते गए, देश विदेश पूरी दुनिया में एक मतलब एक नया धर्म ही स्थापित हो गया इस चीज के अंदर से। और आज यदि हम देखते हैं तो अब नए जो जनरेशन के बच्चे हैं, दे आर टेकिंग अ गुड ट्रेनिंग, गुड फेलोशिप, है ना? अलग अलग जगह इंस्टीट्यूशंस में जाकर अपना वो काम कर रहे हैं। ओके सर, मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पास मेजरली अभी जैसे आप स्पाइन और पेन स्पेशलिस्ट हैं, तो किस तरीके के पेशेंट्स आपके पास मेजरली आते हैं? इनिशियली जो मैं देखता हूँ यहाँ पे, जो मेरा मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हैं जो स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जिन्हें हम कॉमन भाषा के अंदर से क्योंकि टर्मिनोलॉजी एक बहुत कॉमन सी ली जाती है कि स्लिप डिस्क हो गई, कि हमारे यहाँ क्या है कि कमर में जो दर्द के पेशेंट होते हैं उनको 2-3 बीमारियां ही समझ के इलाज करते हैं, कि कोई भी डॉक्टर हो XYZ। पेशेंट को क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस, दीज आर द 2 फैक्टर्स, है ना? उनको पता भी नहीं होता। तो पेशेंट कहता है कि मेरे साहब कमर में दर्द आ रहा है। कमर में दर्द के आने के बहुत सारे कारण हो जाते हैं, और उसको उसी दर्द के लिए मेडिसिन वाला डॉक्टर लिखेगा, थेरेपिस्ट अपना पार्ट करेगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन अपना काम करेगा, वो सब एक सक्सेशन में चलता रहता है ट्रीटमेंट। फाइनली जब वो क्रॉनिक फॉर्म में लैंड कर जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर से न तो उसको मेडिसिन से फायदा मिल रहा, न आपके और कोई अल्टरनेटिव मैनेजमेंट से फायदा मिल रहा, तो फिर उस सिचुएशन में वो ढूंढता है सर्जरी। तब उसको बताया जाता है कि भाई आपको एलिमेंट है ना, कि ये आपका दर्द है, ये खत्म नहीं हो रहा, बेटर यू शुड गो फॉर सर्जिकल ऑप्शन। अब उस सर्जिकल ऑप्शन में हर एक आदमी की लिमिटेशन होती है। वो नहीं चाहता कोई भी बंदा कि मैं सीधा सर्जरी पे लैंड कर जाऊं। जहां तक एक हिंदुस्तानी हो चाहे कोई भी पेशेंट हो, पेशेंट ऑलवेज वांट अ सेफ्टी मेजर, राइट? और हर चीज के प्लस माइनस दोनों चीज होती हैं, क्योंकि उनको ऐसा एक तो समाज के अंदर भी बड़ी एक धारणा सी बना रखी है, किसी भी आपने स्पाइन के डॉक्टर को दिखवा लिया तो आपके तो लेटरिन पेशाब बंद हो जाने, आप लकवा आ जाएगा। मैंने मेरे मोहल्ले में या मेरे गांव में एक देखे, अब तक जितनों ने भी इलाज करवाए हैं वो सबके सब बेड रिडन है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल बहुत गलत है, मिथ है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को जानोगे नहीं तब तक आप कैसे कह सकते हो उस चीज के आप तो बहुत एडवांस हो गया, बहुत एडवांस। तो उस चीज के लिए जो स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपकी, स्लिप डिस्क जिसे कहते हैं आप, है ना? हालांकि वो स्लिप डिस्क की टर्मिनोलॉजी नहीं से, स्लिप डिस्क तो कायदे से होना चाहिए, डिस्क एक दूसरे पर खिसक गई, वो तो हमारा फ्रैक्चर में होता है ना, जो हमारा स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कंडीशन है। लेकिन एक लेमैन एक स्लैंग है एक तरीके का कि कमर में दर्द है तो स्लिप डिस्क है, पैर में नीचे की साइड में जो दर्द आया है वो sciatica है ना, नसों का दर्द है, ठीक है? अब उस चीज के लिए वो पेशेंट वहां घूमता रहता है, और वो जब सब जगह से एग्जॉस्ट हो जाता है तो उन पेशेंट्स को जब पता लगता है कि यार मैं सर्जरी के बिना सही हो सकता हूँ, देन दे अप्रोच मी, राइट? है ना? वो किस तरीके से होते हैं, क्योंकि इतने सारे हजारों मरीज देख लिए, हजारों प्रोसीजर कर डाले, तो कोई हर गांव में आपको मिल जाएगा, शहर में मिल जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में, अब्रॉड में, तो वो सारा इंटरनेट पे पेशेंट ढूंढ लेता है जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो मेरे पास जो पेशेंट आता है ना, चाहे सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड, क्योंकि स्पाइन इज अ वास्ट स्ट्रक्चर, ये सर्वाइकल स्पाइन है, डोर्सल स्पाइन है, लंबर स्पाइन है, लेकिन कॉमनली जो प्रॉब्लम आती है, जो दर्द की जो मेन समस्या आती है सर्वाइकल स्पाइन, जिसमें हमें वो कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, हमें हर चीज को, गर्दन में दर्द आ गया स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, है ना, कमर में दर्द आ गया स्लिप डिस्क हो गई। ऐसा नहीं होता, हर चीज के लिए एक साइंटिफिकली मेडिकल साइंस एविडेंस पे टिकी है। आपकी रेडियोलॉजिकली फाइंडिंग क्या है, आपकी क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है,
तो उसका उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है। हम्म, हर दर्द के लिए केवल दर्द की गोली लेना या सर्जरी करना ये सही में। बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है मेरे हिसाब से। ओके। सेकंड चीज, आपके पास जो मरीज आते हैं मेजरली आप कह रहे हैं कि सर्जरी नहीं करना चाहते, नहीं करवाना चाहते, या सर्जरी से जो डरते हैं वो लोग आते हैं आपके पास में, तो आप कैसे एग्जामिन करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं उसको पेन रिलीफ दिलाने में, वो क्या प्रोसेस होता है? जब भी कोई पेशेंट आता है तो कोई भी कंसल्टेंट होता है, जो भी डॉक्टर होता है, चाहे XYZ कोई भी हो, वो पहले उसका क्लिनिकली एग्जामिनेशन करता है। क्लिनिकली एग्जामिनेशन में उसका मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर जो एक्सपर्ट हाँ, होगा क्योंकि वो ही विल एनालाइज। नॉर्मल ऐसा होता है कि लोग कमर दर्द होते ही या तो घबरा जाते हैं या दिखाते नहीं है, मुंह लगाते रहते हैं, उसको ट्रीटमेंट को चलने देते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा। ये वैसे ही लोग आते होंगे शायद। ये पूरी दुनिया में एक जैसी स्ट्रेटेजी है ना। हम्म। पूरे लोग बाग, मानव तो मानव ही है, हम्म। चाहे अमेरिका में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, उसकी सोच एक जैसी होती है। क्योंकि इनिशियली जब भी किसी को दर्द होता है तो वो घरेलू नुस्खे पे ज्यादा प्रेफर करता है। वो सोचता है कि मैं कुछ मल्हम लगा लूं, स्प्रे लगा लूं, कोई दर्द की गोली बाजार में मिलती हो, क्योंकि टीवी पे सब उपलब्ध है आज, इंटरनेट सब चीज उपलब्ध करा देता है, तो वो दवाइयां वो वहां से लेते रहता है। लेकिन कई बार इसके अंदर से बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। हर चीज को एक ही चीज ना समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कई एडवांस डिजीज होते हैं जिनमें भी दर्द आएगा। दर्द इज अ प्रेजेंटेशन, दर्द इज नॉट अ बीमारी, हाँ है हाँ ना। हाँ, दर्द एक बीमारी वो नहीं है, सिग्नल है। वो आपका एक सिम्टम्स है। जैसे हमारा पल्स, बीपी, सैचुरेशन, ये जो कार्डिनल साइन होते हैं, इस तरीके का एक प्रेजेंटेशन है, इट इज अ सिम्टम, है ना। कोई भी चीज शरीर के अंदर हो रही है, आप जब तक उस चीज का कारण को नहीं ढूंढोगे, है ना, आप एक जनरल डॉक्टर और एक PN स्पेशलिस्ट में ये डिफरेंस होता है, वो उसकी रूट कॉज को पकड़ता है कि इसका कारण क्या आ रहा है ना। कमर में दर्द आ रहा है, पीछे आपका हो सकता है स्किन में कोई दिक्कत आ रही हो, आपकी मसल्स में दिक्कत आ रही हो, आपकी वर्टिब्रा है उसके अंदर दिक्कत आ रही हो, आपके लिगामेंट में दिक्कत आ रही हो, आपकी मसल्स में दिक्कत आ रही हो, आपकी नर्व में दिक्कत आ रही हो, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, जब तक उसको आप डिफरेंशियल नहीं करेंगे, डायग्नोसिस को नहीं करेंगे, उसके लिए आपको जो क्लिनिकली जो हमारा रेडियोलॉजिकली इन्वेस्टिगेशन है, से फॉर एग्जांपल MRI, बिकॉज MRI कैन शो एवरी स्मॉल थिंग्स, एवरी सॉफ्ट स्ट्रक्चर। हम जाते हैं डॉक्टर के पास में, वो इनिशियली जो पुराने जमाने से जो चला आ रहा है डरा, कि भी अस्पताल में गया डॉक्टर के पास में कि साहब ये हड्डी का डॉक्टर है, वो उनका एक्सरे लिख देते हैं। एक्सरे के अंदर से कभी मसल नहीं आती, एक्सरे में कभी नर्व नहीं दिखती, एक्सरे में मसल सॉफ्ट स्ट्रक्चर जो हमारी नर्व वगैरह नहीं है, और वो मरीज उस डॉक्टर के पास में दर्द की गोली लिखवा के सोच रहा है मेरा तो इलाज चल रहा इलाज चल रहा है ना। अरे भाई हमारा फ्रैक्चर थोड़ी हुआ है ना। वो एक्सरे में तो जो चीज नजर आएगी वो डॉक्टर की लिमिटेशन है। वो डॉक्टर सोचता है कि एक्यूट पेन है कि कोई बात नहीं, वो अपने हिसाब से सही है, मरीज अपने हिसाब से सही है, लेकिन समस्या तो वहीं की वहीं बनी हुई है। वो दर्द की गोलियां कितने टाइम, तो उसमें क्या होता है पेशेंट की 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इवन सालों तक, है ना। आज वहां ले लिया ट्रीटमेंट, नहीं फर्क आया, दूसरे डॉक्टर उसने कहा कि वो सही नहीं है, मैं सही करूंगा, तीसरे ने दिया, फिर चौथे ने दिया, तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो पेशेंट ऐसी सिचुएशन के अंदर से क्रॉनिक कंडीशन में वो इरिवर्सिबल फेज में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपने उसका कारण तो ढूंढा ही नहीं। आपने तो बुखार हुआ, पैरासीटामोल की गोली दे दी। अरे भाई बुखार हुआ है तो उसका कारण तो ढूंढो, टाइफाइड का है, मलेरिया का है, TB का है, कैंसर का है, किस चीज का है, डेंगू का है, किस चीज का है। ये तो हर चीज के लिए मेडिसिन, पैरासीटामोल तो काम नहीं करेगी ना। ऐसा ही हमारी जो ये सोच है ना कि हम साहब दर्द की गोली ले ली और इसी से हमारा काम चल गया, एक्सरसाइज कर ली। एक्सरसाइज करने का औचित्य हर शरीर, हर एक इंसान का शरीर अपने हिसाब से बना होता है ना। कभी बेड रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है, कभी आपकी मसल्स काम में नहीं आ रही है तो हो सकता है उसके कारण स्पाज्म आ रहा हो या और कोई चीज आ रही हो, तो वो एक्सरसाइज से भी रिलीव हो जाती है। लेकिन हर चीज के लिए केवल मेडिसिन लेना, एक्सरसाइज करना, ये अपने लिए ही नुकसानदायक होता है। तो इसके लिए जो बेहतर होता है, ये इसी तरीके की अप्रोच रखनी चाहिए। तो हमें दोनों तरह की अप्रोच, क्लिनिकल एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद दिस, कि हमारा रेडियोलॉजिकली इन्वेस्टिगेशन जो रिक्विजिट है, MRI है, CT स्कैन है, एक्सरे अपनी जगह, CT स्कैन की अपनी यूटिलिटी है ना। और बाकी और अदर जो है, आज हम कई न्यूरोलॉजिकल स्टडीज करते हैं, उनकी भी जरूरत होती है हमें। अकेला ये थोड़ी कि एक्सरे में सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए इससे। तो हमारी अप्रोच बिल्कुल रूट कॉज को पकड़ने की होती है उसके अंदर से। ठीक है, आपने रूट कॉज पकड़ा, उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। जब आप पेन का कारण जान लेते हैं तो ऐसा कई बार होता होगा कि लोग इतनी घबराहट में आया है
कि कहीं ऑपरेशन ना हो जाए, और उसे पता लगता है तो ये तो कोई छोटी सी चीज थी और जिसकी वजह से वो उसे पेन हो रहा था, यस, तो आई थिंक उसे बहुत रिलीफ मिलता होगा। इसका जीता जागता उदाहरण मेरे से बेहतर हम्म, कोई नहीं हो सकता। हम्म, मेरे खुद के है ना बहुत भयंकर वाला दर्द हुआ था जब मैं मेरी पीजी कर रहा था यहाँ पे, और मैं तकरीबन आपको बताऊं एक छोटी सी घर पे ही छत पे ही एक्सरसाइज कर रहा था, और वो इतना भयंकर दर्द हुआ कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा था, कि जबकि मैं खुद डॉक्टर था हाँ, लेकिन पेन मेडिसिन में नहीं था उस टाइम तक में, अच्छा, है ना। और तक 24 घंटे के अंदर से मेरी पैर हिलना बंद हो गया था। ओहो, मैंने सोचा कि क्या किया जाए, जब मैं एसएमएस में ही था उस टाइम के अंदर से, तो मुझे तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना मेरे घर पे ही रखा, ओह, है ना। मेरे घर में डॉक्टर है, मेरी वाइफ, पूरा परिवार ही डॉक्टर है, लेकिन उस डॉक्टर में भी अंधकार में मैं बैठा रहा कि मेरे जो स्टेरॉइड की जो गोलियां हैं, है ना, डेब्जाकॉट वगैरह होती है, गाबापेंटिन हमारी जो मेडिसिन होती है, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना होने के बाद भी मैं उस बिस्तर पे ही पड़ा रहा कि आप टॉयलेट नहीं जाएंगे, आप यहाँ पे काम नहीं करेंगे, आप कंप्लीट रेस्ट, बैठेंगे नहीं। तो आप सोचो किसी भले चंगे इंसान को यदि आपने 1.5 महीना 2 महीना सजा दे दी उसके अंदर से, तो हमारे डॉक्टर का फर्ज क्या बनता है? डॉक्टर का फर्ज क्या बनता है कि भाई उसका कारण ढूंढो, कारण ढूंढो, सुलाना कोई इलाज नहीं है। जब हाँ, मैं 1.5 महीना खुद लेटा, तो फिर मैंने जब जो मेरा उस टाइम का जमाने में जो पेन फिजिशियन था जिससे मैंने कंसल्ट किया, ये सब यात्रा एक अलग डेस्टिनी होती है कि किसी इंसान को कैसे पहुंचाया जाता है। और मुझे पता लगा कि वो 15 मिनट में ही सही हो गया मेरा दर्द। ओह, मेरे लिए तो चारों तरफ डॉक्टर लग रहे हैं, रोजाना मेरी टेस्टिंग चल रही है, आज ये टेस्ट कराओ, आज वो टेस्ट कराओ, आज फलाना टेस्ट कराओ, है ना। और उसका कारण तो पता नहीं लग रहा, और हम बीमारी में दर्द पे गोलियां गोलियां, मेरा वजन इतना ज्यादा बढ़ गया, करीब मेरा 100 किलो वजन हो गया उस टाइम ओहो, के अंदर से, मेरे से तो हिला ही नहीं जाए, चला ही नहीं जाए। और वो बीमारी बहुत छोटी सी थी मेरे लिए, आज मेरे लिए 15 मिनट का ही काम है वो, मुश्किल से 15 मिनट लगाता हूँ मैं उस चीज के अंदर से। तो ये डिपेंड करता है ना, कि आपकी क्या एक्सपीरियंस है, क्या चीज है। जब तक आप मूल कारण को नहीं नहीं पकड़ेंगे, पकड़ेंगे, है ना, ऐसा नहीं होता कि साहब इसी से काम चल जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल है ना। 100 में से यदि मान लो 5 यदि सही हो गए आपके दर्द की गोलियों से, उनको था ही नहीं बेचारों को, क्योंकि 80% तो बीमारियां खुद ही खत्म हो जाती हैं। हाँ, जो दर्द की समस्या है, ज्यादा से ज्यादा 3 वीक, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना, इससे ज्यादा बेचारा दर्द चलता ही नहीं है। चलता नहीं, यदि वो दर्द सही नहीं हो रहा, इसका मतलब है कुछ, आइदर योर डायग्नोसिस रॉन्ग और यू आर रॉन्ग, योर ट्रीटमेंट इज रॉन्ग। तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आपके पास आए होंगे जो बहुत ज्यादा, जिन्होंने लेट किया और ऐसी सिचुएशन में आ गए कि अब तो मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो ऐसा कुछ आपके पास एग्जांपल हो? बहुत आते हैं मेरे पास, तो रोजाना ही आते हैं मेरे पास, तो हर मरीज इसी टाइप का आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना एग्जॉस्टेड हो जाता है, वो सब तरह के ट्रीटमेंट ले चुका होता है, सारे क्योंकि नींद लास्ट की, ऑप्शन उनके पास में सर्जरी बचता है। सर्जरी के अंदर इन द सेंस वो इतनी पेन के अंदर से होता है, अकेला पेन ही इंडिकेशन नहीं है सर्जरी के अंदर से, आपकी हाथ पैर की ताकत चली जा रही है। हम कह रहे हैं कि आप ट्रायल करें, ट्रायल करें, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ये दोबारा नहीं मिलती है। आप घुटना, कूला, कंधा ये सब रिप्लेस करा सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड रिप्लेस नहीं हो सकती। ये वायरिंग है, वायरिंग एक बार ही मिलती है आपको, उस वायरिंग को यदि आपने सही ढंग से नहीं संभाला तो इरिवर्सिबल फेज में पहुंच जाते हैं। तो उस इरिवर्सिबल फेज के अंदर से जैसे आप पहुंचते हैं उसके अंदर से, अब पेशेंट इतना भयंकर दर्द में होता है, तो उस टाइम वो किस डॉक्टर के पास में जाता है, ये उसकी डेस्टिनी है किसे कौन है मिला, ना, किसने कि उसको बताया? कौन मिला, ये भी उसका प्रारब्ध है ना, उसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। वो अपने सही दुख डॉक्टर काट, के पास में चला गया तो बच जाएगा, है ना। कि इतने केसेस आते हैं, जैसे हमारे सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क होती है, टर्मिनोलॉजी होती है स्पाइन डिस्क के अंदर से, L4-5 L5-S1 के अंदर से, छोटी मोटी डिस्क बल जो होता है वो तो वैसे ही खत्म हो जाता है, मेडिसिन से, थेरेपी से ही हो जाता है, कुछ वगैरह छोटे मोटे प्रोसीजर्स हो जाते हैं। लेकिन सीक्वेस्ट्रेटेड डिस्क ऐसी होती है, आपको एम्बुलेंस में लाने के लिए मजबूर कर देती है, और उस सिचुएशन में जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है वो कहेगा मैं तो सर्जरी करूंगा। उस सर्जरी करने के बाद में अब ये डिपेंड करता है उसका क्या सोच है डॉक्टर का, वो कह रहा है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही इस तरह की हुई है, वो सर्जन तो अपने हिसाब से सर्जरी वाला करेगा, मेडिसिन वाला कहेगा मैं ट्राई करूंगा, लेकिन उस फेज के अंदर से वो ट्राई करने की क्षमता में नहीं रहता, क्योंकि मशीन, मरीज की हालात ऐसी होगी, आप कौन सा इंजेक्शन लगाओगे, इंजेक्शन की भी लिमिट होती है, 30 मिनट काम करेगा, 40 मिनट काम करेगा, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, फिर क्या करोगे? तो उस सिचुएशन के अंदर से पूरा जो हमारा जो टीम वर्क है ना, मेरी टीम के अंदर से मेरा न्यूरो सर्जन है, न्यूरो फिजिशियन है ना, बाकी फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह जो भी है, ये सारा एक जॉइंट ओपिनियन आती है हम लोगों की कि हमें इस केस में कैसे करना चाहिए।
फॉर्चुनेटली मतलब जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है इतने 30-35 साल का हो गया, पूरा पूरा पेन मेडिसिन में 15-20 साल से काम कर रहा हूँ मैं, है ना, पूरा उसमें चांसेस यही होते हैं कि हम सर्जरी से बचाने का पूरा कोशिश करते हैं। इन केस 5% यदि ये लगता है कि इसको सर्जरी की डिमांड है, तो आज इतना एडवांस जो टेक्निक्स हैं हम लोगों के पास में, जिसे एंडोस्कोपिक कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, और बहुत डे बाय डे बहुत सारी चीजें हैं, उनकी जरूरत भी नहीं आती। सर्जरी इज द लास्ट रिसॉर्ट। मैं तो मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 1% शायद मरीज होता होगा जिनको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। मेरा एक्सपीरियंस, मैं किसी और की वो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इतने हजारों लाखों तो मरीज मैंने भी देखे हैं और इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो मरीज को फायदा होता है तो तभी वो ऑप्शन में रखता है कि थोड़ा कष्ट वो भी झेलेगा, थोड़ा कष्ट मैं भी झेलूंगा, यदि पॉजिटिव थॉट है तो बीमारी से बेचारा निकल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डायर इमरजेंसी हो, आपको जिसे हम पॉडाइक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं कि आपकी लैट्रिन बंद हो रही है, पेशाब बंद हो रहा है, पैर की पावर जा रही है, वो बिल्कुल एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसमें तो हमें सर्जरी करना लाजमी होता है। जो भी डॉक्टर है, जो भी ट्रीटिंग सर्जन है, जो भी बंदा है, वो इस चीज को अडॉप्ट करेगा, है ना। अब उसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट, अब आप सिचुएशन में ऐसी के अंदर से आए हो जो इरिवर्सिबल भेद में पहुंच गई है और डॉक्टर ने सर्जरी कर दी और आपको फायदा नहीं मिला, तो फिर आप क्या इल्जाम लगाएंगे कि साहब हमें तो सर्जरी करा ली है, आज तक ये देखो हमारे मोहल्ले में ये है, आज हमारे गांव में ये तो सही नहीं हुआ इसलिए नहीं है, बिकॉज यू आर लेट, बिकॉज यू आर लेट, है ना। तो टाइमली यदि हम किसी चीज को मैनेज कर लें, टाइमली हम उसको एग्जीक्यूट कर लें, तो आपको सही टाइम पे सही इलाज मिल सकता है। अच्छा, मुझे बताइए कि जैसे किस सिचुएशन में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए स्पाइन के केस में? स्पाइन के केस के अंदर से यदि आपको लग रहा है, देखो हर डॉक्टर का अपना अपना लेवल नहीं, होता जैसे अभी अब देखते हैं लेडीज को, घर में फीमेल्स हैं, उनको अक्सर कमर का दर्द होता है। कुछ लोगों को जो रेगुलर बैठते हैं वो, उनको कमर का दर्द होता है, 2 घंटे 3 घंटे होता है, फिर रिलीफ हो जाता है, मगर वो डेली है, मगर वो 2-3 घंटे डेली है, तो उस सिचुएशन में किस लेवल पे आके दिखाना चाहिए? देखिए, यदि उसको 3 महीने से ज्यादा दर्द हो गया है, दर्द ट्रांजिएंटली रिलीफ मिल रहा है आपको, 3 महीने से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, तो एक क्वालिफाइड पेन फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको कंसल्ट करना चाहिए, ना कि खुद के ऊपर ट्रायल करनी चाहिए। चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे XYZ जो भी प्रोफेशन है, क्योंकि नुकसान आपको ही कर रहा है, आपकी नजरअंदाजी आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। तो कब कंसल्ट करना चाहिए डिपेंड्स एंड सब्जेक्टिव टू पेशेंट कंडीशन। इट्स नॉट बिग कि कंपाइल करो कि नहीं डॉक्टर को तो पहले दिन ही दिखा देना चाहिए। आपको लग रहा है कि मेरा सिम्टम्स में मुझे आराम नहीं मिल रहा है और मेरी सिचुएशन डिटोरिएट हो रही है, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए इस चीज के लिए। डॉक्टर तो आएगा नहीं आपके पास में, आपको ही जाना चाहिए, है ना। आप बुखार 98 के बाद में 99 है और आप 106 पे इंतजार कर रहे हैं कि ये 106 हो जाएगा, 106 के बाद में तो ब्रेन सारा ही उड़ जाएगा उस चीज के अंदर से। अक्सर ऐसा ही होता है ना इस चीज के अंदर से, कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं जिनको आपको टाइमली यदि कर लेंगे मैनेज, है ना। तो स्पाइन एक बहुत ऐसी स्ट्रक्चर है, स्पाइन में कब कौन सी चीज, कब क्या चीज है, अंदर इतनी सारी स्ट्रक्चर्स हैं। आज यदि सपोज करो दर्द जो सिम्टम्स कह रहे हैं, इस जनरेशन के अंदर से जो मैं देख रहा हूँ पेशेंट्स, 20 साल का बच्चा भी आ रहा है मेरे पास में, 25 साल के बच्चा आ रहा है, कैंसर हो रहा है उनको, स्पाइन के अंदर से ट्यूमर निकल रहा है, दर्द तो वहां भी आएगा। वो कौन सा एक्सरे में आ गया, वो कौन सा एक्सरे के अंदर से आ गया, है ना। कई बार हमारी वैस्कुलर डिजीज है, उनके अंदर से भयानक दर्द आता है। आज सिर के अंदर से किसी को हेमरेज हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, भयंकर दर्द आता है उस चीज के अंदर से। हम सोचें कि यार ये तो ठीक है, नॉर्मल सिर में दर्द हो गया, तो किसी भी चीज को हल्के में नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि इतनी एडवांस बीमारियां पैदा हो रही हैं। एक दर्द एक क्लासिकल प्रेजेंटेशन, इट्स अ सिम्टम्स, इट्स नॉट अ डिजीज। हम उसको डिजीज समझ के इलाज कर रहे हैं। हमें जब तक उस बीमारी का कारण नहीं पता लगेगा, बीमारी को नहीं पहचानोगे, और बीमारी के अनुरूप ही इलाज होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट हो चाहे सर्जिकल हो, हमें अपने अंदाज नहीं लगाना चाहिए इस चीज के अंदर से, राइट, है ना। कि अब जैसे हम देखते हैं कि कई पेशेंट्स होते हैं, हमारे एक बीमारी होती है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, है ना, सिर के अंदर से, आपने सुना होगा सलमान खां को है ना, कि बिजली के से झटके आते हैं उस चीज के अंदर से। तो मैं मेरा बता रहा हूँ आपको एक्सपीरियंस, कि पेशेंट्स पूरे हिंदुस्तान से ये पूछते हैं कि सब मेरे को है ना जबड़े के अंदर से ऐसा आता है, बिजली का सा झटका लगता है एक साइड के अंदर से।
दूसरा नाक के अंदर से ऐसी लगती है जैसे नाक में जलन हो रही है, आग लग रही है, कुछ हो रहा है, किसी ने कुछ चाकू घुसेड़ दिया हो। ऊपर आंख की साइड में आता है। अब वो डॉक्टर क्या, जो मरीज होता है वो जाता है डॉक्टर के पास में इनिशियली, क्योंकि जब किसी दर्द होगा तो जाएगा पहले तो छोटा मोटे दर्द के दर्द की दवा लेगा। उसके बाद में जब वो दाढ़ में जब जबड़े में जो दर्द आ रहा है तो उसके लिए डेंटिस्ट के पास में जाता है। अब डेंटिस्ट को भी कुछ ना कुछ बीमारी तो मिल ही जाएगी ना। आप इतने 32 दांत हैं तो 32 दांत में कुछ ना कुछ तो समस्या निकलेगी। किसी की रूट कैनाल खराब हो रही होगी, किसी का पल्प खराब हो रहा, किसी का कुछ खराब हो रहा। वो अपनी नॉलेज के मुताबिक उस दर्द के इलाज के लिए वो अपना प्रोसीजर कर देते हैं। एक दांत हुआ, 2 दांत हुआ, मैंने ऐसे ऐसे मरीज देखे जिनके 13-13, 14, एक दुबई से भी पेशेंट आया था 2 साल पहले, तो मैं उसकी शक्ल ही देख रहा था तो उसके दांत ही सारे गायब थे उसके अंदर से। वो कह रहा जिस जगह दर्द होता है एक डॉक्टर बता देता है कि मैं दांत में दर्द आ रही है तो एक दांत निकालो, 2 दांत निकालो, क्या पूरा जबड़ा ही निकाल देंगे क्या? उसके ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब उसकी नाक के अंदर से यहाँ पे साहब साइनोसाइटिस हो रहा है, अरे भाई और भी बीमारियां हैं उस चीज के अंदर से, तो वो बीमारी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब उसमें क्या होता है, जो मेडिसिन का डॉक्टर होता है हमारा, वो मेडिसिन दे देता है उसमें, जो हमारी नर्व से रिलेटेड मेडिसिन है। 1 साल 2 साल, जब किसी आदमी को कोई खाना नहीं खा सकता, सो नहीं सकता, आपको इतनी भयंकर, आपका मुंह धोगे, पानी से धोगे ना तो बिजली के साथ झटका लगेगा, हवा आएगी तो बिजली का साथ झटका, बिजली का झटका लगते आदमी ऐसे चिल्लाता है पूरी तरह से, आंख लाल होगी, आंखों में से पानी आना, नाक बंद हो जाना, जबड़े को लेके हमेशा यूं ही सोते रहना, उसकी जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वही खत्म हो गई उस चीज के अंदर से। अब उस चीज के लिए हम सोचते हैं कि मेडिसिन ही काम करेगी, नहीं, ऐसा नहीं है ना। एक प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाओ, न्यूरोसर्जन के पास जाओ, पेन फिजिशियन के पास जाओ, वो डायग्नोसिस करेगा। हमें इस बात के लिए नहीं बनाया, डॉक्टर को भगवान जो समझा जाता है वो कष्ट निवारण के लिए समझा जाता है। हम यदि हमें किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वी कैन टेक द सेकंड ओपिनियन फ्रॉम अदर डॉक्टर्स, व्हाई नॉट? हमें क्यों नहीं ले रहे इस चीज के लिए, है ना। जरूरी थोड़ी कि हर एक डॉक्टर हर चीज का मास्टर होता है ना। तो ये बीमारियां कुछ ऐसी हैं। अब उसमें मेडिसिन का रोल कितना होता है, सर्टेन लिमिट तक तो मेडिसिन का रोल है, लेकिन वो बिल्कुल रेजिस्टेंट होगी। हमारा लूप बन गया, आर्टरी का लूप बन गया, अब उसके अंदर से आप क्या करोगे, आप अंदर के साइड में मान लो कोई ट्यूमर बैठा हुआ है, ब्रेन के ट्यूमर, और ब्रेन ट्यूमर नहीं निकलेगा तब तक वो कैसे सही हो जाएगा उसके अंदर से। उधर वहां ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, यहाँ हम दांत निकाल रहे हैं, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, वेयर इज माय पेन जनरेटर, व्हाई दिस पेन इज कमिंग। सो दिस इज द क्रक्स इन पेन मेडिसिन। ओके, एक बार मैं आपके पास पहले मिलने आया था, तब आपने एक बताया था कि मेरे पास एक मरीज आया था तो उसके पैर नहीं थे, ऐसा कुछ किस्सा आपने बताया था। वो बहुत बड़ी ऐसे वो सिचुएशन थी, फैंटम लिम्ब कहते हैं। उस पेशेंट का क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया, बड़ी अजीबोगरीब सी चीज है। वो पेशेंट कई अस्पतालों के अंदर जब उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो नीचे वेस्कुलर सप्लाई नहीं हुई, वेस्कुलर सप्लाई नहीं हुई तो उसका एम्पुटेशन करना पड़ गया। उसका पैर बिल्कुल नहीं था, उसने चद्दर ओढ़ रखी थी नीचे, और वो कई डॉक्टरों के पास में चला गया था, और वो हर डॉक्टर को यही कहता है कि मेरे पैरों में झुनझुनाहट आ रही है, मेरे पैरों में सुनसुनाहट आ रही है, दर्द आ रहा है, ये कर रहा है। वो व्हील चेयर पे गया, डॉक्टर ने उनमें, मैं नहीं कह सकता, इट्स एन इग्नोरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर्स, है ना, कि वो चीज को कैसे उन्होंने अपनी दवाइयां लिखना चालू कर दिया। जिस भी डॉक्टर के पास में जाए वही दवाई लिख दे, उसके मतलब 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर उसके पास में गया, बेचारे के गरीब हैसियत थी तो डॉक्टर के पास नहीं गया। फॉर्चुनेटली वो किसी इंसान से, वैसे ही किसी अपने जान पहचान वाले से मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि मेरे तो ये दिक्कत है। तो उसने कहा कि डॉक्टर ने देखा, तो उसने कहा कि हाँ डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर दवाई लिख देता है उस चीज के अंदर से। अब दवाई, दर्द की दवाई तो काम करेगी नहीं उस चीज के अंदर से। कि उसमें क्या होता है कि जो हिस्सा आपका कट गया, क्योंकि ब्रेन एक कंप्यूटर है, उसकी जो मैपिंग होती है ना कि फलाने फलाने ऑर्गन का ये फंक्शन है, ये हाथ मेरा ऐसा है, वो सब चीजें एकदम आइडेंटिफाई करता है। उसका पैर था, है ना, एक्सीडेंट के बाद में पैर काट दिया, लेकिन उसको तो पता है कि मेरा पैर है। जब उसका नीचे, जब वो मेरे पास में आया तो मैंने कहा जरा दिखाना, तो दिखा तो मैंने कहा तो टांग ही नहीं है इसके अंदर से, तो दवा किसने लिखी है आपको, है दवा किसने लिखी है? तो साहब मेरे को तो ये दवा चला रखा। तो उसका तो डायग्नोसिस सब लेके, लो बैक, लेग पेन, और कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। फिर उसका पूरा न्यूरोलॉजिकली हमने वो किया, है ना, पूरा वो किया, और जो टेक्निक्स जो उसमें पॉसिबल थी, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है इसके अंदर से, स्पास्टिसिटी आ जाती है, ये चीज आ जाती है,
मैं स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर, न्यूरो स्टिमुलेशन, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। तो हमें मतलब एक आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मरीज हर तरीके का केस देखता है, हर तरीके के डॉक्टर देखता है, हर हालात देखता है, लेकिन हर बीमारी को एक तरीके से नहीं इलाज करना बिल्कुल समझदारी की चीज नहीं होती इसमें। सर, मैंने सुना है कि मिप्सी करके कोई टेक्नोलॉजी है जिसको आप उसी के लिए फेमस हैं। मैंने ये देखा है, तो वो क्या है, वो कुछ बताएंगे? बेसिकली मिप्सी, यदि मैं आपको डेफिनेशन में बताऊं, मिनिमल इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन। हमारी जो स्पाइन और पेन से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको इंटरवेंशनल टेक्निक से हम कैसे खत्म कर सकते हैं। अब उसके अंदर से आपकी नर्व की जो प्रॉब्लम है, स्पाइन से जो ओरिजिनेट हो रही है, उसके लिए अब चाहे आपकी डिस्क हो रही है, चाहे हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो रही है, चाहे हमारी वर्टिब्रा हो रही है, उसको बिना ऑपरेशन के, बिना इंसिजन, एक कन्वेंशनल सर्जरी होती है जिसमें इंसिजन दिया जाता है। मिनिमल इन्वेजिव के अंदर से जो इंसिजन पार्ट होता है इट इज नेग्लिजिबल, राइट, है ना। अंडर लोकल एनेस्थीसिया ही हम उस चीज के अंदर से जो भी हमारा ऑफेंडिंग पार्ट है, जहाँ अफेक्टेड है, उसको एक्सेस करना होता है। उस एक्सेस करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में या फ्लोरोस्कोप के अंदर से, दोनों में देखते हुए, ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही ये सारा का सारा काम होता है ना। इंजेक्शन केवल आपको लोकल एनेस्थीसिया के लिए दिया जाता है। केवल आप इस चीज को इंजेक्शन से कोरिलेट करें, ये बिल्कुल गलत होता है इसके अंदर से। अब डिपेंड करता है, आप रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन हो रहा है, क्योंकि टेक्निक का नाम है ना, कि अंदर नर्व से जो पेन सिग्नल आ रहे हैं उनको कैसे मॉड्यूलेट करना है। न्यूरो स्टिमुलेशन होता है, न्यूरो मॉड्यूलेशन होता है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से कैथेटर पहुंचाया जाता है, नीचे सैक्रलाइटस के रास्ते से जाया जाता है। पूरी स्पाइन के अंदर से जो भी प्रॉब्लम है उनको एक्सेस करके उसको कैसे मैनेज किया जाता है ना, कि ब्रेन में जाना है ऊपर की साइड में तो आप कैसे एंटर करोगे, सर्वाइकल स्पाइन है उसमें कैसे एंटर करोगे। आप इंजेक्शन तो केवल ऊपर ही लगा सकते हो ना, अंदर थोड़ी जा सकते हो उस चीज के अंदर। जैसे हार्ट में ब्लॉक है, हार्ट में ब्लॉक है तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या करेगा, एंजियोप्लास्टी करेगा। एंजियोप्लास्टी कहाँ से करेगा, हाथ की नस से जाएगा या जांघ की नस से जाएगा। तो जिस प्रकार का वो प्रोसीजर होता है, उसी तरीके के ये जो मिनिमल इन्वेजिव जो प्रोसीजर्स होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं। एंड दीज प्रोसीजर आर द डे केयर प्रोसीजर्स, राइट। इसमें बहुत लंबे टाइम तक हॉस्पिटल स्टे की जरूरत नहीं होती, कि 1-1.5 घंटे के करीब प्रोसीजर होता है। प्री रिक्विजिट जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो सारा वर्कआउट कर लेते हैं उसी के अंदर। पोस्ट ऑपरेटिव हमें 24 घंटा तो मिनिमम उसको रखना चाहिए, है ना। जरूरी नहीं हो कि इसमें 24 घंटा रखा जाए। पेशेंट का जो प्रॉब्लम थी यदि वो सॉल्व हो गई तो डे केयर प्रोसीजर के अंदर से होता है। तो इसमें लोकल एनेस्थीसिया में ही सारा काम हो जाता है, जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती। या अंडर सिडेशन, है ना। जनरल एनेस्थीसिया वी डोंट प्रेफर, राइट, क्योंकि नर्व पे जब हम काम कर रहे हैं तो नर्व के लिए तो पेशेंट को होश में रहना जरूरी है। यदि आपने एनेस्थीसिया दे दिया उसको तो पेशेंट क्या बताएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है इस चीज के अंदर से। तो उसमें जो प्रॉब्लम है आपका बिना सर्जरी के ही यदि समस्या का निवारण हो जाता है इस चीज के अंदर से, तो कोई भी पेशेंट सर्जरी क्यों चाहेगा जब उसका बिना सर्जरी के ही इलाज हो रहा है, है ना। वो डिपेंड करता है, लेकिन डॉक्टर की एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है ना, कि वो कितना एक्सपीरियंस है, कितना नॉलेजेबल है, कितना उसने काम किया है। और हर एक मरीज का प्रोग्नोसिस अलग अलग होता है। आप ये नहीं कह सकते कि एक एब्सोल्युटली के साथ यही चीजें सब कुछ होती हैं, ऐसा नहीं होता, है ना। लेकिन 90%, 95% तक जब आपका ये प्रोग्नोसिस अच्छा होता है तो व्हाई नॉट, वी शुड नॉट फॉलो इट, हमें क्यों नहीं करना चाहिए। सर्जरी इज द लास्ट रिजॉर्ट, है ना। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ही हम इन टेक्निक्स को उपयोग करते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं, है ना। उसमें एक ही टेक्निक नहीं, इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट, जस्ट लाइक जैसे न्यूरोसर्जरी। अब न्यूरोसर्जन तो खोपड़ी भी खोलेगा, है ना, स्पाइन को भी खोलेगा, नीचे भी खोलेगा, वो तो सारा काम करेगा। कार्डियोलॉजिस्ट है तो हार्ट में भी काम करेगा, वेसल्स में भी काम करेगा। तो हर डॉक्टर का अलग अलग रोल होता है। तो इस प्रोसीजर को केवल एक चीज ना मान के चलें कि हम केवल स्लिप डिस्क में ही खत्म करेंगे या शाटिका में ही खत्म करेंगे। इट्स एवरी प्रॉब्लम इन द बॉडी। आपकी ब्रेन से प्रॉब्लम आ रही है, आपको हेडेक हो रहा है, अब हेडेक हो रहा है तो कहाँ जाएंगे आप हेडेक के लिए, गोली तो देगा नहीं डॉक्टर, जो पेन फिजिशियन होगा वो देखेगा उसके अंदर से कहाँ से आ रहा है, सर्वाइकल स्पाइन से आ रहा है कि जो नर्व आ रही है उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसका जो भी रिक्विजिट ट्रीटमेंट है वो करेगा। तो मिप्सी के अंदर से बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है इस चीज के अंदर से। तो इसके अंदर से पेशेंट को हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं होती, बहुत कम मिनिमल खर्चा होता है इस चीज के अंदर से, और साइड इफेक्ट नेग्लिजिबल,
ओके, negligible, because you are not cutting any tissue, you are not हाँ, cutting any bone और ओके, muscles, और ओके, ओके। जब आपको कोई चीज नुकसान ही नहीं पहुंचा रहा है, तो जब चीज फायदा ही नजर आ रहा है, हुँ, यदि कुछ भी आता है तो अपनी जो पूरा टीम वर्क होता है उसके साथ अपनी ओपिनियन ले लीजिए। राइट। न्यूरो सर्जन क्या कहता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन क्या कहता है, आप न्यूरोलॉजिस्ट क्या कहता है, तो ये सबके सब जब मिलके जाएंगे तो बीमारी को तो भागना ही होगा। भागना ही होगा। अब वन मैन शो ना करें उस चीज हुँ, के हुँ, अंदर हुँ, से, वन मैन शो हमेशा नुकसानदायक होता है, नुकसानदायक। चाहे मरीज हो चाहे डॉक्टर हो। एक चीज़ और, जैसे कि मैं ऐसा जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन-सा कोई ऐसा पेशेंट आया हो आपके पास में जो बहुत बुरी स्थिति में था और आपने मिनिमल इन्वेसिव से उसे ठीक किया और उसको खुद को ताज्जुब हो गया कि यार ये मैं इतने दिन से जो दर्द झेल रहा था, उसका तो इलाज इतना सिंपल था। मैं फिर कह रहा हूँ इसी चीज को, हुँ, आई हैव सीन थाउजेंड ऑफ थाउजेंड ओह! पेशेंट्स, राइट, नॉट अ सिंगल पेशेंट, हुँ, हुँ। है ना, इतने लंबे कोई ऐसी कैरियर कहानी में। जो बहुत ये याद हो आपको? बहुत ही, ये रोजाना ही कहानियां होती हैं मेरे यहाँ, हुँ, तो मेरा तो यहाँ तो ऐसा ही आता है कि बहुत बुरी अवस्था में आता है, दो दो आदमी लटका के लेके आते हैं, ओके। है ना, आप उनका देख लेना, जब आए खुद ही रिकॉर्ड कर लेना उस हुँ, चीजें, हुँ, उनके टेस्टिमोनियल वो बता देंगे कि हमें क्या था और क्या नहीं था। हुँ, हुँ। जिस हालात में आता है वो सोचता भी नहीं है, वो सोच भी नहीं पाता है, वो अंदर टूट चुका होता हो। ऑपरेशन टेबल पे भी लेट नहीं पाता है, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, ऑपरेशन टेबल पे भी उसको लिटाना बहुत भारी पड़ता है ना, लेकिन मुझे बहुत कम टाइम के अंदर, मुझे 5-7 मिनट भी यदि मिल जाता है तो मैं उसको दर्द को खत्म करने की क्षमता रखता हूँ, है ना, ओके। उसका मैनेज हो जाता है। हुँ, ये मेरा सोचना है इस हुँ, चीज हुँ, के हुँ। अंदर से, तो ये कोई बहुत अजीबोगरीब बात नहीं है कि बहुत कष्ट में है डॉक्टर के पास में तो आएगा, लेकिन हाँ, सब्जेक्ट टू इस कंडीशन, कि उनकी हाँ। क्या कंडीशन है, ये हुँ, तो रूटीन की चीज है उसके अंदर। बहुत कम वैसे पेशेंट होते हैं जिनको बहुत आराम से आते हैं, बाकी तो बेचारे कष्ट में ही आते हैं, कष्ट में आता कष्ट है। का भी क्वांटम है अलग अलग। वो ये दर्द में याद दर्द करता में है। याद करता है, बिना दर्द के कोई भी मरीज याद नहीं करता दर्द के डॉक्टर को इसके हाँ, अंदर से। सही बात है। तो फिर कैसा लगता है जब उनकी इतनी बुरी स्थिति के बाद में आप उसे ठीक करते हो, तो उसका फीडबैक कैसा रहता है सर? उसका फीडबैक तो वही बता सकता है, मगर फिर उसके भी लिए सर आपको उसके भी उसकी एक लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, वो हुँ, इतने सालों से फाइनेंशियली फिनिश, हुँ, शारीरिक रूप से फिनिश, पारिवारिक रूप से खत्म, हुँ। रोजगार से खत्म। आप सोचो वो इंसान कितनी जगह से टूट चुका होता है, हाँ, क्योंकि उसका पैसा भी लगता है, शरीर से कष्ट भी पा रहा है, हुँ, उसके साथ साथ में पूरा परिवार परिवार। कष्ट पाता है, लोग बाग अपनी जमीन जायदाद इन सब चीजों को बेच देते हैं, कितना हुँ, बड़ा नुकसान होता है ना। केवल एक यदि हम सही ढंग से राइट वे के अंदर से उसको असेस करके यदि ट्रीटमेंट हुँ। कर दिया जाए और उस बेचारे की जिंदगी दोबारा अपनी उस पे आ आ जाती है, सके। तो वो उसको या तो वो मरीज ही जानता है या डॉक्टर ही जानता हुँ, है राइट। ना, कि उसके लिए वो भगवान है या क्या हुँ, हुँ, है ना। मैं हर मरीज के लिए तो नहीं कहता, हुँ। क्योंकि लेकिन जो हकीकत में अपनी इस चीज को यदि पीड़ा को खत्म होता देखता है, तो उस हाँ। डॉक्टर को तो वो भगवान ही मानता है उस चीज आई के थिंक अंदर वो से। भी चीज़ें आपको और प्रोवोक करती होंगी आगे और बढ़ने के लिए और पेशेंट को रिलीफ दिलाने में, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? मेरा मेरा जो सोचना है ना, कि जब टेबल पे होता हूँ, ऑपरेशन टेबल पे होते हैं हम, हुँ, तो हम ये नहीं सोचते कि कौन क्या है क्या नहीं है, गरीब है अमीर है क्या है, हुँ, हमें चाहे कितना ही टाइम लग जाए, है हुँ, ना, irrespective of any financial limitation, हुँ, हुँ, we want to give him a relief at हुँ, any cost। हुँ, हुँ, वहाँ ये नहीं देखा जाता कि ये क्या है, इसके क्या पास में है? पैसा है या नहीं है। हर राइट। तरीके का मरीज होता है और मरीज का इलाज लेना उसका अधिकार होता है। हर हुँ, चीज को पैसे से ना तोला ना जाए, तो लगे। है ना, पैसा अपनी जगह है, आप उसके कष्ट को भी देखिए उस चीज का। हो हुँ, सकता है कि एक दिन आप भी उसी कष्ट में किसी हुँ, दूसरे डॉक्टर के पास में खड़े हों, तब आपको कैसा फील होगा उस चीज के अंदर से। राइट, राइट। तब महसूस करना कि मरीज की जो मानसिक दर्द, स्थिति है ना, उस दर्द के अंदर से कैसे रोता है उस चीज के अंदर से, तो ये हमें राइट, महसूस करना चाहिए इस चीज के राइट, अंदर राइट, से। राइट। तो सर एक मेजर प्रॉब्लम जो हर किसी को देखने में मिलती है, यूट्यूब पे देखो तो किसी की नस नीचे पैर से लेकर और कमर तक जा रही है तो उसे sciatica हो गया है। उस सिचुएशन में अगर किसी को भी उस टाइम पे वो हो रही है और उसने उसको डिले कर दिया, तो वो किस लेवल पे ले जाएगी उसको? देखिए, ये जो बताया गया कि एक लेमैन टर्म के अंदर से तो कमर से जो दर्द चालू होके कूलों से होते हुए हुँ, जांग में होता हुआ नीचे पिंडलियों से होता हुँ, पंजे तक पहुंचता है, उसको sciatica ही समझा जाता है। हुँ, 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 नस दो टाइप की होती हैं, एक तो वेस्कुलर सप्लाई वाली जो आर्टेरियल वीनस सप्लाई होती है, हुँ, हुँ, उसको वेस्कुलर सर्जन दिखता है, और जो नसों से संबंधित जो नर्व्स होती हैं उनको नर्व वाले डॉक्टर देखते हैं हुँ, उस चीज हुँ, के अंदर से। जो नस दब रही है, हुँ, दब हमें जो स्पाइनल लेवल है
उस लेवल पे कहाँ सप्लाईज आ रही है उसकी। चौथे पांचवें नंबर का लेवल है डिस्क कहाँ निकली है, कितनी निकली है, फोरामैन को कैसे बंद कर रही है, सेंट्रल कैनाल को कैसे बंद कर रही है, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है स्पाइन की, उसमें उसकी पैथोलॉजी क्या है। इट्स सब्जेक्ट टू रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग एंड द क्लिनिकल सिम्टम। हर चीज को कहना कि साहब इसका इलाज ही ऐसे हो जाएगा, ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं होता है इस चीज के अंदर से। पेशेंट का हो सकता है दर्द का स्केल 2 पे हो सकता है स्केल 10 पे पहुंच जाए, तो 2 और 10 के स्केल को हम एक तो नहीं ले सकते ना। स्पीड 20 की और 200 की स्पीड में तो अंतर आ जाता है ना, बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाता है। तो ये जो पार्ट आ रहा है, जो दर्द का पार्ट आ रहा है, यदि मान लो मेडिकल मैनेजमेंट से सही होता है तो उसको रिक्विजिट जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो डॉक्टर दे देता है उस चीज के अंदर से। आपको और कोई फिजियोलॉजिकली मैनिपुलेशन बताना है, उसको आराम बताना है, कुछ एक्सरसाइज बतानी है, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन बता रहा है, तो उसी से खत्म हो जाती है ना। लेकिन ये कहना कि साहब 5 साल पहले हुआ था, हो सकता है दवाइयों से रिलीव हो गया, लेकिन वो चीज क्योंकि शरीर से आप उठोगे, बैठोगे, चलोगे, रूटीन एक्टिविटी करोगे, वजन भी उठाओगे, सीढ़ियां भी चढ़ोगे, वो कभी दोबारा एग्रावेट होगी। तो आप उस कंडीशन को उससे नहीं कर सकते कंपेयर कि मेरे को तो उस टाइम ये गोलियों से सही हो गया। उस दिन की सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन अलग है। तो हर किसी चीज के लिए कह देना कि sciatica का ये इलाज है, इट इज इम्प्रूडेंट, है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास जो sciatica को लेके मरीज आते हैं उनका ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? मैं मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से ही करता हूँ। अच्छा, है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट से क्योंकि 70-80% तो दवाइयों से ही सही हो जाते हैं उसके अंदर से, है ना। बाकी क्यों किसी को आपने बता दिया कि सेफ्टी प्रिकॉशन ये रख लो, तो 2-4 सप्ताह के अंदर से तो वो वैसे ही खत्म हो जाता है। फिर भी नहीं होता, देन वी विल गो फॉर द एमआरआई। एमआरआई के अंदर से क्लियर कट आ जाता है उस चीज के अंदर से। हर एक आदमी के लिए तो एमआरआई काफी कॉस्टली पड़ जाती है ना। किसी को दर्द हुआ, छोटा मोटा दर्द हुआ और उसके लिए एमआरआई कह देना, ये भी समझदारी की चीज नहीं है ना। पहले उसको मेडिकल ट्रीटमेंट पे सिम्टोमेटिकली करके देख लो, 1 वीक कर लो, 2 वीक कर लो, अनलेस देयर इज नो रेड फ्लैग साइन। ऐसा नहीं है कि मैं हर किसी के लिए कह रहा हूं मैं, है ना, कि यदि उसको लग रहा है डॉक्टर को कि नहीं ठीक हो जाएगा तो वी शुड गो विद दिस सिंपल जो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट है। नहीं होता है देन वी शुड गो फॉर दिस रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, उसमें क्या निकल के आता है। यदि उसको सर्जिकल जरूरत है देन यू शुड गो फॉर सर्जरी। इफ सर्जरी इज नॉट डिजायरेबल देन वी कैन गो विद द मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स, है ना, जिससे हम बचा सकते हैं। हमारा पहला काम है मेडिकल ट्रीटमेंट, देन सेकंड पार्ट इज द मिनिमल इन्वेजिव जो इंटरवेंशनल जो टेक्निक्स थी, थर्ड पार्ट इज द सर्जरी। तो ये जो sciatica है, स्लिप डिस्क है, इस सिचुएशन को हम काफी हद तक ऑपरेशन होने से बचा सकते हैं। इसमें वर्स्ट क्या हो सकता है अगर उस पर ध्यान नहीं दे रहा आदमी तो? देखिए उसमें जो वर्स्ट है, मैंने 3 चीज बताई है कि जो सबसे ड्रेडफुल चीज होती है, जिससे इरिवर्सिबल डैमेज जिसमें हो जाता है, कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं, है ना। उसमें नीचे मैं लंबर की बात कर रहा हूँ, सर्वाइकल रीजन की अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है। लंबर रीजन के अंदर से आता है तो नीचे हमारा लैट्रिन, पेशाब और पैर की पावर, ये तीनों चीज कंप्रोमाइज होना चालू हो जाती है। आपकी इरेगुलर बाउल हैबिट, कई बार तो पेशेंट को क्या होता है पता ही नहीं लगता कि लैट्रिन पेशाब खुद ही निकल जाते हैं, है ना। वो दर्द 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 करता रहता है, उसके बाद में ये सीन चालू हो जाता है, वो सोचता है ये तो बीमारी किसी दूसरे डॉक्टर की हुई है, जबकि बीमारी वो स्पाइन की होती है ना। इसी तरीके से सर्वाइकल स्पाइन है, सर्वाइकल स्पाइन में कंप्रेशन होता है ना। इनिशियली तो दर्द कहता है कि दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द होता है, फिर उसको ट्रीटमेंट को करते हुए वो चला जाता है कि कंधे में दर्द आ रहा है, कि साहब फ्रोजन शोल्डर हो गया, आप एक्सरसाइज कर लीजिए। भाई प्रॉब्लम उसकी सप्लाई C5-6 या C4-5 से आ रही है, उस सप्लाई को आप मेंटेन कर लीजिए, है ना। उसको आप जब तक आप एमआरआई में नहीं दिखेगा, वहाँ कंप्रेशन हुआ, लॉन्ग टर्म में कंप्रेशन हो तो माइलोमलेशिया एक कंडीशन होती है हमारी, उसमें सप्लाई बंद हो जाती है, तो आपके हाथ की पावर गई, हाथ से बर्तन छूट जाना, राइटिंग नहीं हो पाना, आप सामान ही नहीं उठा पाओगे, पैर चला गया। उसके बाद में थोड़े दिन और बढ़ती है तो आपकी बैलेंसिंग बिगड़ने लग जाती है। बैलेंसिंग में ऐसे चलता है जैसे कोई शराब पी के चलता हुआ आदमी, बिल्कुल लड़खड़ाता हुआ सा, टैंडम बुलेट की तरह से चलता है। तो ये हर चीज को आप हल्के में ना लें। या मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है साहब, ये तो स्पॉन्डिलाइटिस है साहब, वो हमने कॉलर लगा लिया, ये ट्रीटमेंट है। अरे भाई किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाइए, है ना। वो कम से कम रेडियोलॉजिकली असेसमेंट तो कर लेगा आपका। दर्द तो चलो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद भी सही हो जाएगा, 5 दिन। यदि ये न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यदि हो गया तो ये तो इरिवर्सिबल में गया, है ना। और सर्जरी के बाद में भी हमें निश्चितता नहीं है कि हम उस चीज को रिकवर कर पाए। अच्छा, तो ये हर चीज को मतलब
हल्के में लाइटली ना नहीं लेना चाहिए इसका अंदाजा। ओके। कोई सर ऐसा पेशेंट बताओ जो आपको बहुत याद हो, मतलब इतने साल में इतने पेशेंट गए होंगे मगर कोई एक दो पेशेंट तो ऐसा होगा जो आपको याद होगा कि यार ये तो गजब हुआ। बहुत, मैं क्या कह रहा हूँ, एक एक कोई एक ऐसा एक। मरीज एक मरीज एक बार, एक बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं तुमको। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन 2012 के अंदर से, एक पेशेंट थी धौलपुर से, बड़ी पुअर लेडी थी, बिल्कुल जैसे बहुत ही डाउन टू। का बच्चा था, एक लड़का था, एक लड़की थी, तकरीबन वो 10-12 साल के दोनों बच्चे होंगे, 12-13 साल के होंगे। तो एक मेरा पहला पेशेंट था जिसकी मैंने जो प्रोसीजर किया था, धौलपुर से ही था वो। तो उसने कहा कि साहब ये गरीब ब्राह्मण है ये, और इसको आपको देखना है इस चीज के अंदर। वो ट्रॉली पे उस लेडी को लेके आया, और उस लेडी की ऐसी हालत थी, न तो उसके पास पैसे का था, 2 बच्चे थे, है ना, और वो केवल मेरे ग्राउंड पे ही वो लेके यहाँ पे आ गया। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मैं इस केस को करूं। अच्छा। मैं तो इसमें था कि शी शुड गो फॉर सर्जरी, राइट, क्योंकि लेकिन उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, है ना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और बच्चा छोटा देख के मैंने कहा दोनों बच्चे इनके, और ये बाप उनके था नहीं उसके अंदर से। तो जब वो लेडी को मैंने प्रोसीजर किया अंदर, और वो लेडी भगवान की दया से फॉर्चुनेटली वो खड़ी हो गई। तो आप समझ सकते हो कि क्या? मतलब उस परिवार को, तो बेचारे को, आज वो लड़का पुलिस में अंदर काम कर रहा है, अरे वाह। जो 12 साल का लड़का था, हम्म। आज पुलिस में है, और वो लड़की जो थी, बेटी थी, वो आज टीचर है। हाँ। तो आज आज भी वो याद करते हैं कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स। तो एक जीवन दान मिलता है, वो मरीज हमेशा इनका डेबिट रहता है इस चीज के अंदर से कि अरे, मैं हर मरीज को देखिए, भौतिकवादी का युग है, यहाँ तो इंसान सोचता है कि मैंने डॉक्टर को पैसा दिया, इलाज कराया है, ये तो दुकानदारी की तरह से हो गया। लेकिन हर एक मरीज एक जैसा नहीं होता, हर डॉक्टर एक जैसा नहीं होता। ये हमें ध्यान रखना चाहिए इस चीज में। पैसे से आप हर चीज नहीं खरीद सकते, है ना। फिर तो कोई अमीर आदमी बीमार ही नहीं होता ना। अमीर आदमी को तो कोई मौत ही नहीं आती, है ना। सबसे ज्यादा अमीरों को ही आती है, गरीबों को नहीं आती है। सही बात है। जैसे आप अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ, जब हम सिचुएशन काम करने पे आते हैं उस जगह पे, तो आपको नहीं लगता कि कोई एक जादू साथ में काम कर रहा होता है? बिल्कुल, सुपर पावर है ना। व्हेन आई वर्क, राइट, बिकॉज इट इज, मतलब ये सुपर पावर को कोई पहचान नहीं पाता, ये आपकी आत्मा ही जानती है। आप, है ना, एक मशीन की तरह से मत सोचिए, हर चीज को स्पिरिचुअल वे से सीखिए। ये आपका प्रारब्ध है, ये जो चीज आपके सामने प्रकट हो रही है, इसका कोई ना कोई कारण है, और इस कारण को आपको सोल्यूशन करने के लिए, मैं बहुत सारे केसेस होते हैं जिनके अंदर मैं सोचता भी नहीं हूँ कि ये ऐसा होगा, है ना। मैं कोई बहुत बड़ा कोई भगवान तो नहीं हूं ना, एक डॉक्टर ही है। डॉक्टर का काम क्या होता है, वो अपनी जो विद्या होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है, जो ट्रेनिंग ली है, उसी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। लेकिन उस लेवल पे जब मैं देखता हूँ उसके अंदर से कि ये कोई ना कोई सुप्रीम पावर है, जो उसका रास्ता मेरे हाथों के थ्रू उस मरीज के अंदर से पहुंच रहा है, और उसको आराम आया है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, इसको समझना एक नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है। हर चीज को ये ना समझे कि मैं अस्पताल चला गया, मैंने तो, डॉक्टर ने, बहुत बड़ा डॉक्टर है और मेरा इलाज हो गया। जब तक कि उसकी स्पिरिट डॉक्टर की नहीं होगी, उस डॉक्टर की सोच ऐसी नहीं होगी, और मरीज की नहीं होगी। ट्रायंगल है, ऊपर प्रभु ईश्वर, इधर डॉक्टर, उधर मरीज। इस ट्रायंगल में एक भी नहीं यदि खंडित हो गया, या कोई कहीं डेफिसिट आ रहा है, तो वो मरीज सही नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल जो मेरा एक्सपीरियंस है, स्पिरिचुअल वे से बता रहा हूं मैं, है ना। हर चीज के लिए हम ट्रीटमेंट कर लिया, हमने ये कर लिया, फिर तो हर मरीज ही सही होना चाहिए ना। डॉक्टर के पास में गया, फिर क्यों सही नहीं होते हो आप? वो आपको चुकाना है। तो सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और ये चीजें समझने को मिली कि सिर्फ पेन किलर से पेन को नहीं हटाया जा सकता, उसके कारण को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सही टाइम पे सही जगह पहुंच गए और आपने पेन रिलीफ ले लिया, तो वो शायद हो सकता है किसी वर्स्ट सिचुएशंस में पहुंचने से उस आदमी को रोक सकती है। बिल्कुल। और उसकी लाइफ, उसके परिवार, उसका पैसा, बहुत चीजों को बचाया जा सकता है। आई थिंक ये हम समझते रहे हैं कि सिर्फ कमर का दर्द एक छोटा सा है, मगर आपने जैसे बताया कि एक आदमी की लाइफ खराब हो जाती है, पूरी परिवार खराब हो जाता है, जमीनें बिक जाती हैं इस चक्कर में, नौकरी चली जाती है, बिजनेस चला जाता है, परिवार चला जाता है, अकेला रह जाता है, एंड सम टाइम पीपल कमिट सुसाइड।
तो मैंने मेरे एक इतना अच्छा एक पेंटर देख, मैं आपको बात बताऊं, एक लड़का था मेरी 22-24 साल का लड़का था। हम्म, वो इतना दर्द के लिए जगह जगह डॉक्टरों के पास में गया, बहुत सारे डॉक्टरों के पास में। इतना अच्छा कलाकार था, मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि हम्म, मैंने जब उसको डिटेल देखा था उसके अंदर से, हम्म, उसके फादर ने उसको छोड़ दिया, घर वालों ने छोड़ दिया, सब ने उसको अबंडन कर दिया इसके अंदर से। लास्ट में क्या किया उसने, जाके कहीं रेलवे लाइन पे उसने सुसाइड करने की कोशिश की, ओहो, बहुत सारी गोलियां खा ली। तो पुलिस थाने से मेरे पास में फोन आया कि साहब आपने इस मरीज को देखा? मैंने हम्म, कहा हाँ देखा। मैंने कहा तो साहब ये तो सुसाइड करने के लिए यहाँ पड़ा हुआ है इस चीज के अंदर से। मैंने उस लड़के की काउंसलिंग और अच्छे ढंग से किया। मैंने कहा जो मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ, देन आई ट्रीटेड हिम, हम्म, देन आई ट्रीटेड हिम। और वो लड़का एक इतना अच्छा पेंटर है, मैं उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। हम्म, तो ये जिंदगी के बहुत सारी चीजें होती हैं, आदमी का कहाँ टर्निंग पॉइंट खिला देता है। बीमारी को हल्के में नहीं पता है लेना जी। चाहिए, लेकिन एक क्वालिफाइड डॉक्टर को आपको खुद को ही ढूंढना होता है। हम्म, राइट प्लेस, राइट ट्रीटमेंट, द राइट डॉक्टर, हम्म, गिव यू राइट अपॉर्चुनिटी, हम्म, है ना? ठीक तो है। तभी हमें इस चीज को मिलेगा। हाँ तो मतलब अगर आपके पेन हो रहा है तो आप डॉक्टर साहब को याद जरूर कर सकते हैं, कर सकते क्योंकि हैं। लोग दर्द में ही डॉक्टर को याद करते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे एपिसोड को देखने के लिए। अगर हमारा एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट में हमारे को मोटिवेट कीजिएगा, ताकि हम लोग और अच्छे एपिसोड्स बना सके, ऐसे लोगों को ला सके जिनसे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।